भारत देश के आजादी के पहले संग्राम के एक महान क्रांतिकारी अमर शहीद तात्या टोपे की शहादत भूमि को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी शिवपुरी नगर के सम्माननीय नागरिकों को, माताओं बहनों को, विद्यार्थियों को भी अभिवादन करता हूं। मंच पर बैठे मेरे सहयोगी बहन पुष्पांजलि जी, जो भारत स्वाभिमान मध्य प्रदेश राज्य की प्रभारी हैं, मेरे एक दूसरे सहयोगी भाई विवेक जी, वो भी मध्य प्रदेश राज्य के राज्य प्रभारी हैं, भाई दीपेंद्र जी, जो सह राज्य प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, भाई तरुण, जो मंडल प्रभारी हैं, और श्री वीके गुप्ता जी, जो भारत स्वाभिमान राजगढ़ के संयोजक हैं। इन सभी सहयोगी साथियों को भी अभिवादन करता हूं, इनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन सबके सहयोग से इतनी सुंदर व्यवस्था हुई है। मैं आपके बीच में आ सका, आपसे संवाद कर सका। देश और समाज की कुछ गंभीर समस्याओं पर आपसे मैं बात करना चाहता हूं और उसी के लिए आपके बीच में आया हूं। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान पूरे देश में शुरू हुआ है। 5 जनवरी 2009 से परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी इस अभियान के अध्यक्ष हैं। आचार्य श्री बालकृष्ण जी इस अभियान के महामंत्री हैं। मुझे परम पूजनीय स्वामी जी ने इस अभियान के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दे रखा है। इस अभियान में संपूर्ण भारत देश में लगभग 31 राज्य प्रभारी हैं। उनमें से 2 राज्य प्रभारी आपको मंच पर दिख रहे हैं, बहन पुष्पांजलि, भाई विवेक जी। इनके जैसे 31 राज्य प्रभारी हैं। 680 जिला प्रभारी हैं संपूर्ण भारत देश में। उनके बीच में कुछ मंडल प्रभारी हैं। सारे देश में करीब 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो इस अभियान के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। जनवरी 2010 तक 11 लाख से ज्यादा योग शिक्षक इस अभियान से जुड़ेंगे, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर हरिद्वार में चल रहे हैं। आप अगर आस्था चैनल देखते होंगे तो उन प्रशिक्षण शिविरों में कभी आंध्र प्रदेश का, कभी छत्तीसगढ़ का, कभी भारत देश के उड़ीसा राज्य का, अलग अलग राज्यों के शिविर हो रहे हैं। थोड़े दिन के बाद परम पूजनीय स्वामी जी ये शिविरों को समाप्त करके भारत देश के एक एक जिले के प्रवास पर निकलने वाले हैं। हमारी ऐसी अपेक्षा है कि स्वामी जी का प्रवास जब होगा एक एक राज्य में, एक एक जिले में, तो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोग इस अभियान के साथ सीधे जुड़ पाएंगे और इस अभियान को हम वास्तव में एक राष्ट्रव्यापी अभियान बना पाएंगे। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये भारत स्वाभिमान अभियान है क्या और इसको शुरू क्यों किया है, इसकी जरूरत क्या है। हमारे देश में आजादी मिले हुए तो करीब 62 साल हो गए। 63वां साल इस समय आजादी का चल रहा है। आजादी के 62 साल पूरे होने के बाद 63वां साल शुरू होने पर भी इस देश में कई गंभीर प्रश्न ऐसे हैं जो हमें गुलामी के दिनों की याद दिलाते हैं। सामान्य रूप से ऐसा होता है दुनिया में कि कोई भी अपने गुलामी के दिनों को याद नहीं करता, क्योंकि वो दिन अच्छे दिन नहीं माने जाते। कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अपने अच्छे दिनों को तो बार बार याद करता है, खराब दिनों को कोई राष्ट्र और देश याद रखना नहीं चाहता है। जैसे आपके परिवार में कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उन दुर्घटनाओं को हम जल्दी भूल जाना चाहते हैं, नहीं तो हमेशा हताशा में, निराशा में जीना पड़ता है। परिवार में होने वाली बड़ी से बड़ी दुर्घटना को जब हम भूल जाना चाहते हैं तो देश में होने वाली भी बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को भूल जाना चाहिए। लेकिन इस देश की आजादी के 62 सालों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि हम इन गुलामी के दिनों को भूल पाते और अच्छे दिनों की तरफ आगे बढ़ पाते। बहुत अफसोस और दुख से मुझे कहना पड़ता है कि इस देश की आजादी के लिए जिन शहीदों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, जिनके जीवन का सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर हो गया, उनके सपनों का भारत, उनके आदर्शों का भारत अगर बन जाता तो हमारे जैसे लोगों को ये भारत स्वाभिमान अभियान नहीं चलाना पड़ता और इस तरह के काम में नहीं आना पड़ता।
हुआ ये है कि आजादी के 62 साल के बाद भी अपने शहीदों के सपनों का भारत बन नहीं पाया। शहीदों ने जो सपना देखा वैसा आदर्श इस देश में स्थापित नहीं हो पाया। अब शहीदों के सपनों का भारत स्थापित करना है और शहीदों के सपनों के आदर्श को इस देश में स्वतंत्रता रूप में, स्वराज्य रूप में उतारना है। उसी के लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान बना है। इस अभियान की मदद से हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद तुरंत होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। मुझे आपसे एक बात कहनी है, वो ये कि अपने देश की जो आजादी है बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। अपनी आजादी की कीमत और अपनी आजादी का मूल्य अगर आप समझना चाहें तो 2-3 बातें आपसे मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि दुनिया में 50 से ज्यादा देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं, लेकिन किसी भी देश की आजादी में इतने शहीद अपनी शहादत देकर, अपने जीवन के सब कुछ को न्यौछावर करके देश के लिए नहीं गए हैं जो भारत में हुए। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा शहादत हुई है। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान किया। अमर शहीद तात्या टोपे से अगर हम शुरू करें, अमर शहीद नाना साहब पेशवा से अगर हम शुरू करें, वीरांगना लक्ष्मीबाई से अगर हम शुरू करें, वीरांगना झलकारी बाई से अगर हम शुरू करें, वीरांगना कित्तूर चन्नम्मा से हम शुरू करें, वीरांगना दुर्गावती से अगर हम शुरू करें, अमर शहीद हमारे देश में अजीमुल्लाह के साथ शुरू करें, अमजद खां के साथ शुरू करें, ऐसे शहीदों का नाम लेते लेते अगर सूची बनाई जाती है तो उसमें 7,32,780 नाम आते हैं। आपको शायद ये बात अंदाजा है या नहीं कि इस देश की आजादी के लिए 7,32,780 शहीदों की कुर्बानी हुई है। और ये 7,32,780 वो शहीद हैं जिनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था, जैसे कि अमर शहीद तात्या टोपे को यहां शिवपुरी में फांसी चढ़ाई गई थी। ऐसे ही अन्य शहीदों को फांसी पे चढ़ाया गया। इसके अलावा अंग्रेजों की पुलिस की लाठियों के अत्याचार से, अंग्रेजी पुलिस की गोलीबार से, अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार से, अंग्रेजी पुलिस के खौफनाक तरीकों से, आपको शायद मालूम है या नहीं कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की सरकार तोप के मुंह से बांधती थी और गोला दाग कर उनके शरीर के चिथड़े कर दिए जाते थे। तो जिन शहीदों को तोप के मुंह से बांधा गया, जिन शहीदों को गोलियों से मारा गया, जिन शहीदों को लाठियों के अत्याचार ने मार डाला, जिन शहीदों को पुलिस के भिन्न भिन्न तरीके के अत्याचारों से मारा गया, उन शहीदों की संख्या 4.5 करोड़ है। दुनिया के किसी देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या आजादी के लिए कुर्बान नहीं हुई। अंग्रेजों की नीतियों ने और अंग्रेजों के अत्याचारों ने ऐसे कई बार मंजर उपस्थित किए थे। मैं आपको कुछ बंगाल के उदाहरण देना चाहता हूं। 1857 की जब क्रांति हुई इस देश में और अंग्रेज पहली बार उसमें पराजित हुए और भारत के क्रांतिकारी उसमें जीते, तो अंग्रेजों ने दूसरी बार इस देश पर हमला किया था। 1 नवंबर 1858 के आसपास बंगाल के उन सब इलाकों को अंग्रेजों ने सील कर दिया था जहां से क्रांतिकारियों के दल निकला करते थे। बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे अरविंदो घोष, बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे शचीन्द्रनाथ लाहिड़ी, बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे बिपिन चंद्र पाल। ऐसे क्रांतिकारियों के दल बल जिन गांवों में रहा करते थे, जिन शहरों में रहा करते थे, उन शहरों को अंग्रेजों ने चारों तरफ से सील कर दिया था। उन शहरों में भोजन सामग्री जाना बंद करा दिया था। भोजन सामग्री जब महीनों महीनों उन शहरों में नहीं पहुंची, दाल, आटा, चावल, सब्जी उन इलाकों तक नहीं पहुंची, तो हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने भूख से तड़प कर जान दे दी थी। उनकी संख्या इस देश में 4.5 करोड़ के आसपास।
बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है, बहुत बड़ी शहादत हुई है इस देश। हम तो बड़ा अफसोस इस बात का कर सकते हैं कि अपने शहीदों के नाम की अगर सूची बनाने के लिए बैठें तो 15-20 से ज्यादा नाम याद नहीं आते हमें। अच्छे खासे पढ़े लिखे इस देश के विद्वान लोगों के साथ जब मैं चर्चा करता हूं और कहता हूं कि चलो अपने इलाके के शहीदों की एक सूची बनाओ, तो 2-4 से ज्यादा नाम ही याद नहीं आते। इतनी बड़ी विडंबना है, इतना अफसोस है हमें। जिन्होंने हमें आजादी लाके दी है, जिन्होंने हमें स्वराज्य का ये दिन दिखाया है, जिन्होंने हमारे देश के लिए टूटी फूटी ही सही स्वतंत्रता का रंग भर के लाया है, उनके नाम हमें नहीं मालूम, उनके गांव हमें नहीं मालूम, उनके कुल नहीं मालूम, उनके गोत्र नहीं मालूम। और शायद इसी अंधाधुंधी में इस देश में ऐसे भी मंजर देखने को मिलते हैं जो कभी किसी देश में संभव नहीं है। मैं एक तरफ इस देश में देखता हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो सत्ता प्रतिष्ठानों के शीर्ष स्थान पर मौजूद हैं, जिन्होंने पल पल इस देश से गद्दारी की है, इस देश के समाज से गद्दारी की है, इस राष्ट्र की अस्मिता से गद्दारी की है। वो इस देश में संपूर्ण सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, और जिन्होंने सब कुछ अपने देश के लिए बलिदान किया है, उनके पुरखे, उनके पूर्वज इस देश में चाय बेचकर अपना गुजारा करते। मैंने मेरी जिंदगी में सबसे खराब दिन एक देखा। एक बार मैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरा। अक्सर मैं जाता रहता हूं, लेकिन वो दिन मैं नहीं भूल पाया कभी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अचानक से मेरे फोन की घंटी बजी और मैं फोन सुनने के लिए रुक गया। जहां मैं रुका था उसके सामने छोटी सी एक चाय की दुकान थी। उस चाय की दुकान पर एक माँ और एक बेटी आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि हम गरीब क्यों हैं और कुछ लोग इस देश में बहुत अमीर क्यों। तो माँ अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरे फोन की वार्ता पूरी होने के बाद मैं भी उन दोनों के पास चला गया। मैंने जानने की कोशिश की कि आप ये जो गंभीर चर्चा कर रहे हैं, ये तो भारत की संसद में होनी चाहिए, और हमारी संसद अगर ये चर्चा नहीं कर सकती है तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मैंने जिज्ञासावश उन दोनों का परिचय पूछ लिया तो मेरी आंख से आंसू निकल आए। वो दोनों अमर शहीद तात्या टोपे के परिवार के लोग थे। उनको इस देश ने चाय बेचने के काम पर लगा रखा है, और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके इस देश से गद्दारी की थी, उनको इस देश ने मुख्यमंत्रियों के पदों पर बिठा रखा है। आप जानते हैं कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने हर क्षण, हर पल इस देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ काम किया, देश की आजादी के खिलाफ काम किया, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ काम किया। ऐसे परिवार इस देश की सत्ता व्यवस्था में हों और जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके परिवार के लोग चाय बेचें इस देश में, क्या यही दिन देखने के लिए देश आजाद हुआ है? हमारे देश में एक सिंधिया परिवार है जिन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजों की सेवा की है, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी फौज देकर, जिन्होंने अंग्रेजों को अपने सैनिक देकर क्रांतिकारियों पर हमले करवाए थे। उस परिवार के लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर कुर्सी को सुशोभित करें और अमर शहीद तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचते फिरें, इससे बड़ा अपमान इस देश में कुछ नहीं हो सकता। एक और परिवार है ऐसा ही इस देश में। पंजाब में एक पटियाला राजघराना है जिन्होंने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद की थी और पंजाब राज्य को अंग्रेजों के हाथों लुटवाया था। उस पटियाला राजघराने के व्यक्ति कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और अमर शहीद तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाए, ऐसा हिंदुस्तान तो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। कभी हमारी कल्पना नहीं थी कि ऐसा देश बनेगा।
शहीदों ने भी अगर ये सोचा होता कि ऐसा ही देश बनेगा तो शायद वो भी शहादत नहीं देते। उन्होंने तो ये सोचकर अपने जीवन को कुर्बान किया कि हम नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी इस देश में स्वतंत्रता का मंजर देखेगी और शहीदों के सपनों का सम्मान होगा, उनके आदर्शों का सम्मान होगा, शहीदों के सपनों का भारत बनेगा, उनके आदर्शों का भारत बनेगा। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी बन नहीं पाया। ऐसा ही हुआ। जिस समाज में गद्दारों का सम्मान होने लगे, जिस समाज में विश्वासघातों को कुर्सियां मिलने लगे, जिस समाज में गद्दार और विश्वासघातियों को सत्ता शिखर पर पहुंचाने का काम होने लगे और शहीदों के परिवारियों को चाय बेचकर जिंदगी चलाने का इस देश में ऐलान होने लगे, तो इस देश की क्या दशा होगी, क्या दशा होगी। आप सोचें अपने दिल दिमाग से और तय करें। मुझे तो बहुत खराब लगता है, बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है इस देश की व्यवस्था पर। इतना महत्वपूर्ण इस देश की कुर्बानी का एक आधार और दूसरा आजादी मिलते ही शहीदों को भूल जाना इस देश में कैसे संभव हुआ है। मैं थोड़े दिन पहले पंजाब गया था। पंजाब में अमृतसर गया था। अमृतसर से पाकिस्तान सीमा पर गया था। एक गांव में दर्शन करने गया था। और दर्शन किसका करने गया था? अमृतसर और पाकिस्तान की सीमा पर एक छोटा सा गांव है हुसैनी वाला। उस हुसैनी वाला में अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव, अमर शहीद राजगुरु की समाधियां हैं। जैसे आपके शहर में अमर शहीद तात्या टोपे की समाधि है, वैसे ही हुसैनी वाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि बनी हुई है। मैं उस समाधि का दर्शन करने गया था, वंदन करने गया था, उस मिट्टी को छूने के लिए गया था, माथे पर लगाने के लिए गया था। मुझे इतना अफसोस हुआ वहां जाने के बाद कि तीनों समाधियां बहुत गंदी पड़ी हुई। हमारे देश के कर्ता धर्ताओं को, जिनके ऊपर हम जिंदगी के खून पसीने की कमाई का लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि 3 महान क्रांतिकारी शहीदों की शहादत जहां हुई हो, उनकी समाधियों को कितनी पवित्रता से रखा जाना चाहिए। ऐसा देश भारत बना है। बहुत खराब है, अच्छा नहीं। मुझे और भी एक बड़ा अफसोस है कि जिन उद्देश्यों के लिए शहीदों ने शहादत दी है, एक भी उद्देश्य पूरा होता दिखाई नहीं देता इस देश। एक पुरानी घटना शुरू करता हूं मेरे व्याख्यान के लिए। अमर शहीद भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद मनमथनाथ गुप्त, अमर शहीद सचिंद्रनाथ लाहड़ी, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये संगठन वाराणसी में बना था। सन 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन की स्थापना के समय ये सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको आज की राजनीतिक भाषा में मैनिफेस्टो कहते हैं। शहीदों ने घोषणा पत्र जारी किया था और वो घोषणा पत्र ये सारे शहीदों के हस्ताक्षर से जारी हुआ था। बहुत दिनों के बाद मेरे जैसे आदमी को वो घोषणा पत्र दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में पड़ा हुआ मिला, और ऐसी जगह पड़ा हुआ मिला जो कहने लायक नहीं। हमारे देश के बड़े बड़े जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उनमें कुछ कचरा घर होता है, कूड़ा घर होता है, तो ऐसे ही कचरा घर में भारत के क्रांतिवीरों का घोषणा पत्र पड़ा हुआ था। लिखा हुआ हाथ से था मनमथनाथ गुप्त का, सचिंद्रनाथ लाहड़ी का, भगत सिंह की हाथ की लिखावट थी उस पर। मैं इन क्रांतिकारियों के पत्र पढ़ता रहा हूं अपने जीवन में, लिखावट मुझे पहचान में आ गई। मैंने वो कचरे के ढेर से कागज निकाल लिया, किसी तरह उसको पलटने की कोशिश की तो कागज फट गया, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था। मैंने उस अभिलेखागार के डायरेक्टर को ले जाकर वो प्रस्तुत किया कि इतनी महत्व की चीज है,
और ये कूड़े के टोकरे में पड़ी है, कचरे के डिब्बे में पड़ी है, इसको तो बहुत सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए था। तो उस आदमी ने जवाब दिया, जो सरकारी कर्मचारी था, उसने कहा, राजीव भाई, सारा देश ही कचरे के टोकरी में पड़ा हुआ है, कूड़े के डिब्बे में पड़ा हुआ है, इसका क्या कहें। फिर वो वहां से निकालकर हमने किसी तरह से अच्छे तरीके से कागज को ग्लास पे रखा, कांच पे रखा, उस पे सेलो टेप चिपकाया, जहां जहां से फट गया था उसको ठीक किया, पढ़ने लायक बना। तो वो क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र है, वो अभी भी दिल्ली में है। उसमें हमारे क्रांतिकारी क्या लिख रहे हैं, अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएं, ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, पहला है। अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं, ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। माने अंग्रेज चले जाएं, उससे हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती, शुरू होती है लड़ाई। अंग्रेज जाएं, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है, वो कहते हैं दूसरा लक्ष्य उससे भी बड़ा है कि अंग्रेजियत भारत को छोड़कर जाए। अब आप पूछेंगे अंग्रेजियत का मतलब? अंग्रेजियत का मतलब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था, अंग्रेजों के बनाए कानून, अंग्रेजों की बनाई गई नीतियां, अंग्रेजों के बनाए गए सारे के सारे तंत्र, इसको एक शब्द से कहा जाता है अंग्रेजियत। अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की भूषा, अंग्रेजों का भोजन, अंग्रेजों की भेषज, अंग्रेजों की वस्तुएं, अंग्रेजों की पाठ्यक्रम, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों की कर व्यवस्था, ये सारा का सारा जो तंत्र है, ये पूरा हिंदुस्तान से चला जाए, ये क्रांतिकारियों का दूसरा लक्ष्य। फिर उस घोषणा पत्र में लिखा गया कि भारत देश को अंग्रेजों ने लूट लूट कर गरीब बना दिया, वरना भारत कभी गरीब देश नहीं था। तो अंग्रेजों की लूट के चलते जो भारत में गरीबी आई है, ये गरीबी जल्दी से दूर हो और भारत फिर से समृद्धशाली और एक संपत्तिवान देश बने। भारत के किसान, भारत के मजदूरों को इस देश में इतना सम्मान मिले जितना पिछले 250 साल में उन्हें कभी नहीं मिला, जिसके वो हमेशा हकदार रहे। फिर आगे का लक्ष्य वो कहते हैं कि हमारा ऐसा है कि साधारण से साधारण नागरिक इस देश में इतने सम्मान से जिए जैसे कि कोई करोड़पति और अरबपति जीता है। पैसे का आधार लेकर इस देश में सम्मान ना हो, व्यक्ति का सम्मान हो, उसके कर्म का सम्मान हो, उसके कार्यों का सम्मान हो, उसके कर्तव्य का सम्मान हो। पैसा तो आना और जाना है, उसका सम्मान तो कोई व्यवस्था को कायम रखने वाला हो नहीं सकता। कर्म को आधार बनाकर हम सम्मान करें इस देश के साधारण नागरिकों का। फिर उस घोषणा पत्र में शहीदों की तरफ से लिखा गया कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। देखिए कितनी गहरी बात उस पत्र में लिखी है। वो कहते हैं हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, कोई भी उंगली दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन कोई भी उंगली दूसरे से बहुत ज्यादा छोटी या बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं। इन उंगलियों की छोटाई और बड़ाई बहुत मामूली है, तो हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में इतना ही मामूली अंतर होना चाहिए जितना हाथ की उंगलियों का अंतर है। ये हमारे उद्देश्यों में शामिल है। ऐसे कर करके उस घोषणा पत्र में शहीदों ने 29 बिंदु लिखे हैं, वो सब हस्तलिखित है। इस देश के लिए इतिहास है, और वो इतिहास है जिस पर इस देश की संसद में बहस होनी चाहिए, विधानसभाओं में बहस होनी चाहिए कि आखिर हमारे शहीदों के सपने क्या थे जिसके लिए वो अपने को कुर्बान कर गए। अंत में उस घोषणा पत्र में लिखा है कि भारत के सारे नौजवानों से इस बात की अपील है कि हम तो अपने जीवन में जीते जी इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के नौजवान इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे बनाए रास्ते पर आते रहें, अपने को खपाते रहें और इस देश के लिए न्यौछावर करते रहें। एक वाक्य शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा अपने पेन से, और वो लिखते हैं कि भारत आजाद होगा
इसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और उन्होंने उसमें यह भी लिख दिया कि मैं आज कह रहा हूं कि भारत लगभग 15 साल के बाद आजाद होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, इस पर हम सभी को बहुत आशंका है, हमारे मन में बहुत अविश्वास है। क्योंकि भारत की आजादी के बाद भारत अगर अपने रास्ते पर चलेगा, स्वदेशी के रास्ते पर चलेगा, स्वावलंबन के रास्ते पर चलेगा, तो हमारी आत्मा को सुकून मिलेगा। लेकिन आजादी के बाद अगर ये भारत फिर विदेशी और गुलामी के रास्ते पर चल पड़ा तो हमारी शहादत बेकार जाएगी। इसलिए भारतवासियों से हमें अपील करनी है, निवेदन करना है कि आजादी तो बड़ी बात नहीं है, वो तो आ ही जाएगी, लेकिन बाद का भारत आप कैसा बनाएंगे वो बहुत महत्व की बात होगी। ऐसा घोषणा पत्र भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मनमथनाथ गुप्त, शचीन्द्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इन सब ने मिलकर लिखा था। ये सारे के सारे क्रांतिकारी थे जो हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते थे। कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे इस देश में जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते। उनमें से महात्मा गांधी एक थे। महात्मा गांधी के साथ काम करने वाले आचार्य विनोबा भावे एक थे। उन दोनों के साथ काम करने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन एक थे। तो कुछ ऐसे भी क्रांतिवीर थे जो अहिंसा के रास्ते पे चलकर देश को आजाद करना चाहते थे। और जो अहिंसा वाले क्रांतिकारी थे उन्होंने भी अपना एक घोषणा पत्र बनाया था। और उनका घोषणा पत्र 1946 में पूरे देश के सामने आया था। क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र 1924 में आ गया। उनके कुछ समय के बाद अहिंसावादियों का घोषणा पत्र 1946 में आ गया। और 46 का जो घोषणा पत्र है और 1924 का, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। पहला बिंदु उसमें भी यही है कि हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि अंग्रेज चाहें तो इस भारत में मेहमान बनकर रहें, लेकिन अंग्रेजियत हमें इस देश में बिल्कुल नहीं चाहिए। उस अंग्रेजियत को इस देश से हमें विदा करना है हर एक पल में। तीसरा बिंदु है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाएं, ये सब हमें बदलनी है, ये हमें नहीं चाहिए। चौथा बिंदु है गरीबी, भुखमरी, बेकारी इस देश से दूर होनी चाहिए। और ऐसा करके एक लंबा घोषणा पत्र अहिंसावादी क्रांतिकारियों का है। ये हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराने वाले और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराने वाले, दोनों ही क्रांतिकारियों को मैं कैंची की तरह मानता हूं। आप जानते हैं कैंची के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को हिंसावादी मानता हूं, एक को अहिंसावादी। दोनों ही मिलकर काटने का काम कर रहे थे अंग्रेजों की गुलामी को, और दोनों ही महत्वपूर्ण थे अपने अपने तरीके से। महत्वपूर्ण क्या बात है, सपने दोनों के एक ही हैं, रास्ते अलग अलग हैं। कुछ क्रांतिकारियों का रास्ता है कि अंग्रेजों से लड़ो भिड़ो, उनको मार डालो, खत्म करो और इस देश को आजाद करो। कुछ क्रांतिकारियों का रास्ता है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करो, ऐसी परिस्थितियां निर्माण करो। लेकिन उद्देश्य एक ही है, अंग्रेजों को हटाना है, स्वतंत्रता को लाना। उद्देश्य में कहीं कोई मतभेद नहीं है, आदर्शों में कहीं कोई मतभेद नहीं है। ये हमें समझने की बात है। उद्देश्य और आदर्श अगर एक ही हैं क्रांतिकारियों के, तब तो होना यह चाहिए था कि आजादी आते ही 15 अगस्त 1947 के बाद तुरंत इस देश की संसद को, इस देश की विधानसभाओं को इस काम के लिए लग जाना चाहिए था कि आखिर शहीदों ने इस देश के लिए जो सपना देखा, हम उसको कैसे पूरा करें, क्या क्या हम इस देश में करें कि शहीदों का सपना पूरा हो जाए। ये हमारी संसद और विधानसभाओं का काम होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि इस देश की संसद और विधानसभाओं ने 62 साल ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी शहीद के एक सपने को भी पूरा किया जा सके। मैं आपको कुछ उदाहरण देके समझाना चाहता हूं। हमारे अमर शहीद भगत सिंह की कहानी आप सभी को मालूम। उन्होंने अपने जीवन में फांसी की सजा पाई, और फांसी की सजा पाने के पीछे का कारण क्या था
कि अमर शहीद भगत सिंह ने एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी को गोली से मारा था। उस अंग्रेज पुलिस अधिकारी का नाम था सैंडर्स। लाहौर का वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करता था। सैंडर्स ने क्या किया था, भारत देश के एक अहिंसावादी क्रांतिकारी, जो अंग्रेजों को भारत से मजबूर होकर भगा देने के काम में लगे हुए क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था सैंडर्स ने। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की सरकार के एक कानून का विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला था लाहौर में। अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। उस रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी भारतवासी को कोई भी अंग्रेज सरकार का पुलिस कर्मचारी रात के 2-3 बजे घर से पकड़कर ले जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए उसको सालों साल जेल में रख सकता है। उस रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के जिस व्यक्ति को अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो व्यक्ति अपनी अपील कहीं भी नहीं कर सकता, किसी अदालत में नहीं जा सकता। और अंग्रेज पुलिस के कर्मचारी का दिमाग फिर जाए, दिमाग उल्टा हो जाए, तो उस भारतवासी को पीटेगा, मारेगा, उस पर अत्याचार करेगा और भारतवासी अपनी शिकायत नहीं कर सकेगा। ऐसा एक बर्बरतापूर्ण कानून बनाया था अंग्रेजों की सरकार ने, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था लाहौर में। उस जुलूस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अंग्रेजी अधिकारियों ने लाठी चार्ज किया था और लाला लाजपत राय के सिर में इतनी लाठियां मारी थी कि लाला जी को ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे देश के जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। भगत सिंह भी वहीं हुआ करते थे जहां लाला लाजपत राय थे, लाहौर में। तो भगत सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज की। पुलिस की उस शिकायत के आधार पर इंक्वायरी हुई, जांच हुई। जांच में पाया गया कि लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी बिना किसी कारण के। लाला जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उनको लाठियों से पीटा जाए। न उन्होंने संपत्ति का नुकसान किया, न उन्होंने पुलिस का कोई नुकसान किया, न पुलिस के खिलाफ उन्होंने कोई अपशब्द कहा, न पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही की, न किसी को उकसाया, न किसी को भड़काया। फिर भी उनके सिर में लाठियां मारी गई। ये जांच में बात निकल के आई। तो शहीद आजम भगत सिंह का यह कहना था कि सैंडर्स नाम के अधिकारी को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बिना किसी कारण लाला जी को सिर में लाठियां मारी और लाला जी का ब्रेन हेमरेज हो गया। लेकिन जब सैंडर्स के सामने ये बात आई तो सैंडर्स ने कहा कि मुझे कोई सजा मिल नहीं सकती, कोई दंड मुझे हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने जिस कानून के आधार पर यह काम किया है वो कानून मेरे पक्ष में है, पिटने वाले के पक्ष में नहीं। उस कानून का नाम क्या? उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून कब बना था? सन 1860 में। और ये घटना कब हुई थी? 1927 में। 1860 में अंग्रेजों ने कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट। उसमें हर पुलिस अधिकारी को एक अधिकार दिया गया, उसका अंग्रेजी में नाम है राइट टू ऑफेंस। राइट टू ऑफेंस का माने पीटने का अधिकार, मारने का अधिकार, हमला करने का अधिकार, अत्याचार करने का अधिकार। ये सारे अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को दिए गए, पुलिस को दिए गए। लेकिन जिसको पीटा जा रहा है उसको बचाव करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इस 1860 के इंडियन पुलिस एक्ट के बारे में जितना अध्ययन मैंने किया, दो ही बातें मेरे समझ में आई। हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। आपके ऊपर अगर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है तो आप पिट लीजिए पुलिस से, उसकी लाठी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा कि आपने पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका।
उसका कर्तव्य करने से रोका। मतलब बिल्कुल सीधा है, कानून अंग्रेज पुलिस के समर्थन में था, भारत के क्रांतिकारियों के विरोध में था। तो सैंडर्स ने जब अदालत में यह बहस उठाई और उसने कहा कि मुझे तो कोई दंड नहीं हो सकता, मुझे तो कोई सजा नहीं हो सकती, क्योंकि ये कानून के आधार पर मैंने काम किया है। अब इसमें लाला जी का सिर फट गया तो मैं क्या करूं? मैंने तो मेरी ड्यूटी निभाई थी, मेरा अधिकार है कि मैं उनके सिर पर लाठी बरसाऊं। लाला जी मर गए तो मैं क्या करूं? जब इस तरह की बहस हुई तो भगत सिंह को बहुत क्रोध आया और इस बहस का अंतिम परिणाम क्या निकला? सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया गया, उसको कोई सजा नहीं हुई, उसको कोई दंड नहीं हुआ। तो भगत सिंह ने फिर कसम खाई कि अब न्याय मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा, अंग्रेजी व्यवस्था से न्याय की हम उम्मीद नहीं कर सकते। अपने हाथों से न्याय करने के लिए ही भगत सिंह ने अपनी एक टोली बनाई, जिस टोली में चंद्रशेखर आजाद उनके सहयोगी बने। भगत सिंह एक, राजगुरु एक, सुखदेव एक, चंद्रशेखर आजाद एक, ऐसी करके एक टोली तैयार हुई। इस टोली ने कसम खाई कि आज नहीं तो कल इस सैंडर्स को हम मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि इस सैंडर्स का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। इसने आज एक लाला जी को मारा है सिर पर लाठी के, कल दूसरे लाला जी को मारेगा, फिर तीसरे को मारेगा, और सारे देश में इसी तरह का माहौल अगर बना तो क्रांतिकारियों के तो जिंदा रहने का कोई स्थान नहीं बचेगा। इसलिए सैंडर्स को मरना बहुत जरूरी है। और इन्होंने एक दिन समय देखकर सैंडर्स को गोली मारी। भगत सिंह ने खुद गोली चलाई थी और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया इस घटना के बारे में कि भगत सिंह को इतना क्रोध था मन में कि पहली गोली में ही सैंडर्स ढेर हो गया था, मर गया था। लेकिन भगत सिंह ने 2 गोलियां और मारी थी उसकी छाती में अपने गुस्से को निकालने के। और उस समय भगत सिंह ने कहा था कि जो न्याय अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था से हमको नहीं मिला, वो न्याय लेने के लिए हमको हाथ में रिवॉल्वर उठानी पड़ी। ये कहानी है। अब इस कहानी का जो मूल है वो ये कि एक कानून बनाया अंग्रेजों ने, जिसके आधार पर पुलिस को सारे अधिकार दे दिए और भारतवासियों के सारे अधिकार छिन गए। उस कानून का विरोध करने के लिए और लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से मारा। बदले में भगत सिंह को फांसी हुई। लेकिन भगत सिंह को अपनी फांसी का कोई अफसोस नहीं था। उनका यही कहना था कि सारे भारत के नौजवानों को मैंने एक संदेश दे दिया है कि अगर अंग्रेजी सरकार से न्याय न मिले तो तुम भी मेरे रास्ते पर चल पड़ो, एक एक रिवॉल्वर उठाओ और इन अंग्रेजी अत्याचारियों को खत्म करते जाओ। ये संदेश उन्होंने पूरे देश को दे दिया। ये कहानी खत्म हो गई 1931 23 मार्च को, जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसमें भी अंग्रेज सरकार की कायरता और निकम्मापन समझ में आया। आपको शायद ये जानकारी है या नहीं, भगत सिंह की फांसी की सजा 24 मार्च सवेरे 6 बजे की तय हुई थी। लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी और घबराई हुई थी कि एक दिन पहले ही उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो तीनों को एक साथ फांसी मिली थी, उनके मृत शरीरों को अंग्रेज सरकार ने किसी भी तरह अंतिम संस्कार कर देने का काम किया था। लेकिन कुछ भारत के उस जमाने के सहयोगी जो क्रांतिकारियों के थे, उनको पता चला, तो उन्होंने भगत सिंह, ऊधम, ये शहीद आजम, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम शरीरों को हुसैनी वाला में लाकर सम्मान के साथ उनका संस्कार किया था, जहां तीनों समाधियां बनी हुई हैं। अब मूल प्रश्न पे मैं आता हूं, वो ये कि जिस अंग्रेजी पुलिस कानून के खिलाफ ये सारी दुर्घटना घटित हुई, 3 क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ना पड़ा, एक लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियां सहन करते हुए मरना पड़ा, वो कानून आजादी मिलते ही जला देना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी वो कानून चल रहा है और उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश की पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है। पहले क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करती थी,
आज साधारण भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती है। आज भी पुलिस की लाठियों से लोगों के सिर फटते हैं, टांगें टूटती हैं, पुलिस की गोलियों से लोग मरते हैं और इस देश के लोग बिना किसी बात के अपनी शहादत देते हैं। तब मुझे मेरे मन से ये पूछने का दिल करता है कि क्या देश स्वतंत्र हो गया है? क्या आजादी आ गई है? क्या स्वराज्य की स्थापना हो गई है? अगर अंग्रेजी कानून 1927 में चलता था, 1860 में चलता था, 1947 तक चलता रहा, अब वो 2009 में भी चल रहा है, तो कैसे कहें आजादी आई है? कैसे कहें स्वतंत्रता मिली? अब तो बहुत अफसोस है कि पहले गोरे अंग्रेजों की पुलिस थी जो लाठी मार करके भारतवासियों को लहूलुहान करती थी। अब काले अंग्रेजों की पुलिस हो गई है जो लाठी मार के भारतवासियों को लहूलुहान करती है। अंतर बस इतना ही है, पहले गोरे अंग्रेजों के आदेश पर होता था, अब काले अंग्रेजों के आदेश पर यह होता है। काम तो वही होता है। कई बार मेरा दिल रोता है, कई घटनाएं ऐसी होती हैं इस देश में। थोड़े दिन पहले एक घटना घटित हुई दिल्ली में। मैं टेलीविजन पे समाचार देख रहा था। एक दिन समाचार आया कि दिल्ली में कुछ अंधे लोगों की संस्थाओं ने अपनी मांग सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक जुलूस निकाला। दिल्ली में एक स्थान है, उसका नाम है जंतर मंतर। आजकल सारे जुलूस जंतर मंतर पर निकलते हैं, वहीं खत्म हो जाते, उससे आगे जाने नहीं देते। तो जंतर मंतर पर अंधे लोगों की संस्था, जिसका नाम है राष्ट्रीय अंध संस्था, नेशनल ब्लाइंड्स एसोसिएशन, उनकी तरफ से जुलूस निकाला गया। अंधे लोग देख नहीं सकते, इसलिए हर एक अंधे व्यक्ति के साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो आंखों से देख सकता था। वो अपनी कुछ छोटी सी मांग प्रस्तुत कर रहे थे सरकार के सामने। मांग क्या थी कि अंधे लोगों को रेलगाड़ी में या बस में जो टिकट पर थोड़ी छूट मिलती है, वो छूट उस सहयोगी को भी मिले जो उनके साथ चलता है। कोई बड़ी मांग नहीं थी, साधारण सी मांग थी। इस मांग को प्रस्तुत करने के लिए अंधे लोग इकट्ठे हुए और हमारे काले अंग्रेजों की पुलिस ने बर्बरता से लाठियां चलाई और 17 अंधे लोगों के सिर फट गए, उसमें लहूलुहान हो गए। क्योंकि वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं सकते, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता। ऐसी पुलिस की हमारी व्यवस्था है। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा, क्या देश आजाद हो गया? क्या हम स्वतंत्र हो गए? कानून तो वही चल रहा है, व्यवस्था तो वही चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। एक और घटना सुनाता हूं आपको। एक बार इस हिंदुस्तान के कुछ विकलांग लोगों ने अपनी मांगों के लिए कुछ प्रदर्शन किया, जिनके पांव पोलियोग्रस्त हैं। आप जानते हैं कि जिनके पांव पोलियोग्रस्त होते हैं वो हाथ से साइकिल चलाकर, रिक्शा चलाकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो हाथ से साइकिल, रिक्शा चलाकर सैकड़ों मील का सफर करके लोग इकट्ठे हुए अपनी मांगों के ज्ञापन को प्रस्तुत करने के लिए। पुलिस ने उन पर भी लाठियां चलाई, उनकी साइकिलें तोड़ी गई, उनके सिर फोड़े गए, उनकी टांगें तोड़ी गई। और एक घटना सुनाता हूं आपको। हमारे देश में राजस्थान नाम का एक राज्य है, वहां एक सरकार चला करती थी थोड़े दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी की। उस सरकार की मुख्यमंत्री थी विजया राजे सिंधिया। माफ करिएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने राजस्थान में एक फैसला किया। फैसला क्या किया? गांव गांव में शराब की दुकानें खोली जाएं। अद्भुत फैसला है। ये फैसला उस पार्टी की सरकार का है जो भारतीय संस्कृति की बात करते, भारतीय सभ्यता की बात करते, राष्ट्रीयता की बात करते। उनका फैसला है हर गांव में शराब की दुकान खोली जाए, हर व्यक्ति को शराब में डुबो दिया जाए। ये उनकी नीति और ये उनका फैसला। किसानों ने इसका विरोध किया और किसानों ने कहा कि हमको गांव में शराब नहीं चाहिए, पीने का पानी चाहिए। हमको गांव में शराब नहीं चाहिए, हमें हमारे खेत को पानी चाहिए। तो हमारे खेतों को पानी मिले और हमको पीने का पानी मिले, इसकी व्यवस्था सरकार करे तो वहां तक तो ठीक है, हमें शराब नहीं चाहिए पीने के लिए।
परिणाम क्या हुआ? किसानों ने इस मांग के लिए अपनी रैली निकाली और वसुंधरा राजे सरकार ने उस रैली पर गोली चलाने का आदेश दिया। 14 किसान एक स्थान पर तत्काल मारे गए। ऐसी हमारी पुलिस व्यवस्था और ऐसी हमारी राज्य व्यवस्था। उस वसुंधरा राजे सरकार को कुर्सी से उतारकर के लोगों ने अहंकार और मद में चूर अगर कोई मुख्यमंत्री इस मूर्खता के फैसले के साथ अपने आप को प्रस्तुत करे तो ऐसों को तो मुख्यमंत्री पहले बनना ही नहीं चाहिए, और बने तो कान पकड़कर उनको नीचे ही उतार देना चाहिए। उनको बिठाकर रखने की कोई जरूरत नहीं। अब मुख्यमंत्री को तो कुर्सी से उतार दिया, उनकी पार्टी को उसका दंड मिल गया, और वो दंड इतना पक्का मिल गया कि अब पार्टी में ही खदर बदर मच गई है। अब ये पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, ये प्रश्न खड़ा हो गया है पूरे देश के सामने। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जो मूल बात पे आना चाहता हूं वो ये कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, राष्ट्रीयता की बात करने वाली भी सरकारें पुलिस का वैसा ही इस्तेमाल करती हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। पुलिस उनके लिए वही है जो अंग्रेजों के लिए, गोली चलाने वाली, लाठी चलाने वाली, सिर तोड़ने वाली, पांव तोड़ने वाली। एक और उदाहरण देता हूं आपको। बंगाल नाम का एक राज्य है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। वहां पर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है सिंगूर। सिंगूर गांव के किसानों से जमीनें छीनी गई जबरदस्ती। किसान जमीन देना नहीं चाहते, जबरदस्ती उनसे जमीनें छीनी गई। उन जमीनों को बचाने के लिए किसानों ने संघर्ष करना शुरू किया और अपने आप को पुलिस के सामने उन्होंने खड़ा पाया। तो बंगाल की सरकार ने भी पुलिस को वही आदेश दिया जो राजस्थान सरकार ने दिया था, गोली चलाओ, लोगों को मार डालो। 17 लोगों को एक दिन में मारा, 21 लोगों को दूसरे दिन में मारा और गोलियां चला चला कर लोगों को लहूलुहान कर दिया। बंगाल की पुलिस ने, जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि कहते हैं, जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, उनके राज्य में भी पुलिस गरीबों को ही मारती है, सर्वहारा को ही मारती है। मतलब सीधा सा ये है, राजस्थान की पुलिस हो या बंगाल की पुलिस, चरित्र सबका एक ही है। बीजेपी के सरकार में ये दुर्घटना हो या कम्युनिस्ट सरकार में, चरित्र एक ही है, कानून एक ही है, व्यवस्था एक ही है, तरीके एक ही हैं। इसलिए मैं अपने आप से कई बार पूछ लेता हूं, क्या देश आजाद हो गया? क्या हमको स्वतंत्रता मिल गई? जब अत्याचारी कानून अंग्रेजों के जमाने के पुलिस का आज भी चल रहा हो, कैसे कहें कि देश आजाद हो? इसलिए मैं मानता हूं शहीदों का सपना पूरा नहीं हुआ। शहीद आजम भगत सिंह ने जिस कानून के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी है, वो कानून अभी भी जीवित है। लाला लाजपत राय ने जिस कानून के अत्याचार को सहते हुए अपनी जान दी है, वो कानून अभी तक जीवित है। और जब तक ये इंडियन पुलिस एक्ट नहीं बदला जाएगा, तब तक लाला लाजपत राय की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और अब हम उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकेंगे। एक और उदाहरण से बात को समझाता हूं, देश कितना गुलाम है। अंग्रेजों के जमाने में एक अधिकारी आया, आपने किताबों में उसका नाम पढ़ा होगा, उसका नाम था डलहौजी। बहुत अत्याचारी, बहुत क्रूर। उसके अत्याचार और उसकी क्रूरता की कहानियां लिखी जाएं तो मोटे मोटे किताबों के पन्ने भर जाएंगे। इतने अत्याचार और इतनी क्रूरता उस आदमी ने निभाई। उसने क्या काम किया था इस देश में? जब वो आया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और एक बड़ा अधिकारी बन गया, तो उसने एक कानून बनवाया इस देश में। वो कानून लंदन की संसद से पारित हुआ और इस देश में लागू हुआ। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। हिंदी में हम इसको कहते हैं भूमि के अधिग्रहण का कानून। इसको सही शब्दों में कहना चाहिए जमीन को छीनने का कानून, जमीन को लूटने का कानून। अधिग्रहण तो बहुत अच्छा शब्द है, जिसमें आप किसी की मर्जी से, किसी की इजाजत से चीज लेते हैं, वो अधिग्रहण होती है।
आपने कोई खेत का टुकड़ा अपनी मर्जी से किसी को बेचा, तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आपने बेचा, तो जिसको मिला वो कहेगा कि मैंने इस भूमि का अधिग्रहण आपसे किया। अधिग्रहण होता है इच्छा के साथ, अनुमति के साथ। लेकिन जबरदस्ती आप किसी से छीनते हैं, उसकी इच्छा की परवाह नहीं करते, उसकी अनुमति की परवाह नहीं करते, तो वो अधिग्रहण नहीं होता, वो तो लूटना होता है, छीनना होता है। तो डलहौजी ने यही कानून बनाया, जमीन को लूटने का, छीनने का। नाम रख दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस कानून के लागू होते ही डलहौजी ने एक नया काम शुरू किया। वो गांव गांव जाता था और भारत के किसानों की जो पंचायतें होती हैं गांव की, उन पर एक नोटिस लगाता था। उस नोटिस में लिखा जाता था, इस गांव के जिस किसान के पास भी अपनी भूमि है, वो मेरे सामने आकर सिद्ध करे कि ये भूमि उसकी है। डलहौजी के सामने किसान आते थे, वो कहते थे ये जमीन हमारी है। डलहौजी पूछता था कैसे है, तो कहता था, किसान कहते थे हमारे पिताजी ने दी, पिताजी को उनके पिताजी ने दी, उनको उनके पिताजी ने दी। हमारे यहाँ जमीन का हस्तांतरण करने का तरीका यही है, वारसा से हमारे यहाँ जमीन इसी तरह से हस्तांतरित होती आई है। तो डलहौजी उनसे कहता था कागज दिखाओ, तुम्हारे पास कोई कागज है सबूत का? कागज कौन रखता था इस देश में? यहां तो मुंह से निकली हुई बात कागज से ज्यादा पक्की मानी जाती थी। इस देश में जब तक कागज के चलन की व्यवस्था नहीं थी, मुंह से निकली गई बात कागज से पक्की मानी जाती थी, और उस मुंह से निकली हुई बात के लिए साम्राज्य चले जाया करते थे। लोग अपनी बात की रक्षा करने के लिए इतने प्राणपण से काम किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई आपने सुनी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे दिया, बस बात खत्म हो गई। कागज क्या होता है? उस पे तो कभी भी कुछ लिखा जा सकता है। आज एक लाइन लिखी है, उसके नीचे दूसरी लाइन लिख सकते हैं जो बिल्कुल उसके उल्टी है, और कागज का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन डलहौजी कहता था नहीं, कागज दिखाओ। कागज किसी के पास होता नहीं था, तो डलहौजी एक ऐलान करता था कि आज से ये जमीन अंग्रेज सरकार की है, और किसानों से जमीनें छीनकर अंग्रेजी सरकार को दे दी जाती थी। मैंने डलहौजी के समय का सारा इतिहास पढ़ा, सारे दस्तावेज इकट्ठे किए। मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए, 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी थी डलहौजी ने। डलहौजी की पुलिस और डलहौजी का पूरा प्रशासन एक एक दिन में 25,000 किसानों से जमीनें छीनता था। एक एक दिन में गांव गांव उनकी अदालतें लगती थी और जमीनें छीनने का ऐलान होता था। 10 करोड़ किसान इस देश में भूमिहीन हो गए डलहौजी की नीति के चलते। डलहौजी के जिस कानून के चलते भारत के 10 करोड़ किसान भूमिहीन हो गए, डलहौजी का बनाया हुआ वो कानून आजादी के 62 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वो बदला नहीं गया। लैंड एक्विजिशन एक्ट अभी भी इस देश में चल रहा है, और आज भी इस देश की सरकारें डलहौजी के तरीके से ही किसानों से जमीनें छीन रही हैं। किसानों की लाखों एकड़ जमीनें सरकार के कब्जे में जा रही हैं, और सरकार के एजेंट उन जमीनों का सौदा कर रहे हैं। किसानों से जमीनें खरीदी जा रही हैं 15 पैसे स्क्वायर फीट में, और दलालों को और पूंजीपतियों को बेची जा रही हैं 1500 रुपए स्क्वायर फीट में। आप जानते हैं, रोज अखबार आप पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, इस देश में सरकार की कुछ व्यवस्थाएं चलती हैं। एक व्यवस्था चल रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए इस देश में, SEZ बनाया जाए। उसके लिए गांव की जमीन को नोटिफाई किया जाता है। 40 गांव की जमीन, 50 गांव की जमीन, 100 गांव की जमीन एक साथ सरकार छीन लेती है। रातों रात नोटिस आता है, और भारत देश का कलेक्टर नाम का अधिकारी जो अंग्रेजों के जमाने में होता था, आज भी है, वो गांव की पंचायत को नोटिस थमाता है और कहता है कि ये गांव खाली कर दो, क्योंकि आपकी जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हमें चाहिए। लाखों एकड़ जमीनें पिछले 15 वर्षों में किसानों से छीनी गई हैं इस देश में। मेरे पास जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो बताते हैं कि 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन, 1 हेक्टेयर में आप जानते हैं करीब करीब 5 एकड़ होता है, तो 25 लाख हेक्टेयर, 25 से 30 लाख हेक्टेयर जमीन, एकड़ जमीन
किसानों से छीनकर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दी गई है कौड़ी के भाव में। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है। मेरे जिले के नजदीक में दादरी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस दादरी कस्बे के 170 गांवों से हजारों एकड़ जमीन किसानों की छीनकर रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेची। ऐसे बेची कि सरकार धीरूभाई अंबानी की कंपनी की एजेंट बन के काम करती। किसानों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई और लाठियां बरसाकर गोलियां चलाकर जबरदस्ती जमीनें छीनकर रिलायंस को बेची गई। क्या करेगा रिलायंस? उस समय कहा गया कि वो एक कारखाना बनाएंगे, बिजली बनाने का कारखाना लगाएंगे। मेरे जैसे आदमी ने उस कारखाने का हिसाब निकाला तो पता चला 250 एकड़ जमीन में वो कारखाना आराम से लग सकता है। उसके लिए 50-60 हजार एकड़ जमीन की कोई जरूरत नहीं है। तो इतनी जमीन क्यों ली गई? जब आरटीआई एक्ट में हम लोगों ने इस मामले को डाला, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में डाला, तो पता चला कि वहां कोई बड़ा शहर बनेगा रिलायंस का। वो जमीन किसानों से 15 पैसे स्क्वायर फीट में ली गई है। वो शहर बनने के बाद 15,000 रुपए स्क्वायर फीट में बेची जाएगी। बीच का मुनाफा रिलायंस खाएगा। रिलायंस के बाप की जमीन नहीं, उसके दादों की जमीन नहीं, जमीन हमारे किसान की है, मजदूर की है, लेकिन मुनाफा रिलायंस की तिजोरी में जाएगा। ऐसे हमारे देश में सरकारें काम करती हैं, कभी रिलायंस के लिए, कभी टाटा के लिए, कभी कॉलगेट के लिए, कभी हिंदुस्तान लीवर के लिए। पहले हमारी सरकारें काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अब सरकारें काम करती हैं रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी के लिए। कैसे कहें देश आजाद हो गया? कैसे माने स्वतंत्रता आ गई इस देश में? किसानों की जमीनें तो आज भी छिन रही हैं इस देश में। और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं, जिस गांव की जमीन को सरकार छीन लेती है उसके बारे में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होता है। आप जानते हैं क्यों? एक चालाकी हमारे देश के काले अंग्रेजों ने की। जब संविधान बनाया तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया, संविधान के 9वें अनुच्छेद में, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जिसको किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए हर किसान तड़पता है, बिलखता है। जमीन एक बार उसके हाथ से जाती है तो वापस नहीं आती, बेघर हो जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं। इस देश के किसानों के साथ ये व्यवहार होता है। तो डलहौजी का लैंड एक्विजिशन एक्ट अगर आजादी के 62 साल में भी चले तो कैसे कहें कि देश आजाद हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि डलहौजी मरा नहीं है, उसी की आत्मा हमारे काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई है जो किसानों से जमीनें छीन गए। सैंडर्स मरा नहीं है, उसकी आत्मा पुलिस अधिकारियों में प्रवेश कर गई है जो हमारे लोगों के सिर फोड़ रहे हैं। आजादी आई नहीं है, अधूरी आई है, स्वतंत्रता मिली नहीं है हमको अभी। और एक उदाहरण देता हूं आपको। हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया सन 1860 में। उस कानून का नाम रखा गया आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। यहां जो कोई वकील मित्र बैठे होंगे उनको यह समझ में आ जाएगा। आईपीसी बनाया अंग्रेजों ने। जिस अंग्रेज ने आईपीसी की ड्राफ्टिंग की उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले। इसने हिंदुस्तान में आकर 2 ही सत्यानाशी काम किए। एक तो शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी हमारी, जो गुरुकुल पर आधारित थी, मातृभाषा आधारित थी। दूसरी, न्याय व्यवस्था को हमारे खत्म कर दिया इस मैकॉले ने। मैकॉले ने जब आईपीसी की ड्राफ्टिंग की तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उससे पूछा गया कि आपने भारत के लिए जो कानून बनाया है इंडियन पीनल कोड, उसके बारे में जरा बताइए। तो मैकॉले ब्रिटिश संसद में बयान दे रहा है और कह रहा है कि मैंने कुछ नया काम नहीं किया है। हम अंग्रेजों ने आयरलैंड नाम के देश को गुलाम बनाने के लिए जो कानून बनाया था 10वीं शताब्दी में, वही कानून मैंने भारत को गुलाम बनाने के लिए बना दिया है 17वीं शताब्दी में। अंतर इतना ही है कि वो कानून था आयरिश पीनल कोड, आयरलैंड को गुलाम बनाने के लिए। मैंने आयरिश का कर दिया है इंडियन पीनल कोड, भारत को गुलाम बनाने के लिए। आयरलैंड की गुलामी के लिए 10वीं शताब्दी में बनाया गया आयरिश पीनल कोड। अब भारत की गुलामी के लिए वही कानून बना दिया 17वीं शताब्दी में इंडियन पीनल कोड।
और मैकॉले बयान देता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जब जब भारतवासियों को इंडियन पीनल कोड के आधार पर न्याय देने की कोशिश की